हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग इजी नोट का 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का। ठीक है, और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब सिर्फ 3 वीक ही अप्रॉक्स मान लीजिए बचे हैं, उससे कमी है, क्योंकि 11 तारीख हो ही गई है आज, और आप लोग के मार्च में एग्ज़ाम है। ठीक है, और इस बार लिखना होगा तो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत तो नहीं है, बट सिलेबस इतना है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जब स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में आप लोगों को खाली इमेज बनाना है अपनी माइंड में। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसकी इमेज बनाइएगा, क्योंकि इजी वे में आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा अगर इमेज बनाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है और स्कूल में क्या क्या होता है वो खुद सोचते रहिए, पढ़ते भी रहिए और सोचते भी रहिए, तो बहुत जल्दी से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आज का यूनिट। ठीक है, चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्कूल या विद्यालय का अर्थ परिभाषा बताते हुए उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्कूल और विद्यालय का अर्थ देखेंगे। तो इस पे दिया गया है, संस्कृत भाषा में विद्यालय का अर्थ जो है क्या है, विद्या प्लस आलय है, अर्थात विद्या का स्थान है, और इस रूप में विद्यालय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से आपको मिल गया, पहला तो विद्या प्लस आलय याद रखिएगा। फिर इसके बाद है, विद्यालय को अंग्रेजी में या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। और स्कूल का जो अर्थ है, जो शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। ठीक है, और जो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, इस कॉल से हुई थी। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से मिल जाएंगे कि स्कूल जो है, स्कूल शब्द ग्रीक भाषा से है, और कौन सा शब्द है वो स्कॉल है। ठीक है, जिसका अर्थ है अवकाश। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करते रहिएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अवकाश है। प्राचीन यूनान में इस अवकाश के स्थानों को स्कूल कहा जाता था। ठीक है, और अवकाश को आत्मविकास करने के स्थान के रूप में माना जाता था। ग्रीक देशों में ऐसे स्थानों को विद्यालय कहा जाता था, जहां अवकाश के समय विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, थोड़ा सा नोट करिएगा। लेकिन बाद में यही स्थान सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कूल और विद्यालय का अर्थ। आप देखते हैं इसकी परिभाषा। तो हुमायूं कबीर के अनुसार से विद्यालय क्या है, सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो किसने बोला ये, अब हुमायूं कबीर ने। फिर इसके बाद है, टीपी नन के द्वारा है, विद्यालय को ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, इस बुक्स के अलावा प्लस आप सामाजिक ज्ञान भी सीखते हैं। ठीक है, जो बुक्स है उसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बहुत सारी हो गई जो भी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं स्कूल से ही आप लोग प्लेइंग भी सीखते हैं कि कैसे कौन सा गेम खेला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सामाजिक ज्ञान जो होता है, कैसे आपको बाहर रहना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग कहाँ सीखते हैं, स्कूल से ही सीखते हैं। अभी तो इस ऐसा स्थान है जहाँ छात्रों को क्रियाओं के उन विशेष रूपों से लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो संसार में सर्वाधिक महत्व रखती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया रॉस के अनुसार, और रॉस ने बोला है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा उस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सहायता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ठीक है, तो ये किसने बोला है, रॉस ने बोला है। और अभी डेफिनेशन हम लोग याद करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कुछ डेफिनेशंस को याद करवाया है, कि उनके वर्ड्स उठा के उसको एक लाइन में ऐसा बनाना कि आपको वो एग्जाम टाइम में याद रखना। ठीक है, तो सारी डेफिनेशंस को हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। और फिर इसके बाद दिया गया है, वर्तमान समय में विद्यालय की छवि एक भवन के रूप में परिवर्तित होकर एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में उभरी है जहां विद्यार्थी विविध क्षेत्रों
के जाति, धर्म, संस्कृति एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त करते हुए उनकी रुचियों, योग्यताओं और कौशलों का विकास करते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय है, विद्यालय क्या है, एक भवन है, उसमें क्या होता है, सभी जाति के, संस्कृति के और जीवन शैली का परिचय होता है। सभी जाति के बच्चे वहाँ पे जाते हैं, सभी संस्कृति के बच्चे जाते हैं, और उस पर क्या होता है कि उनकी रुचियों, योग्यता और कौशलों का विकास वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऐसे इमेज बनाइएगा कि विद्यालय हो गया, विद्यालय में सारे बच्चे हैं हर जाति के, और वहाँ पे क्या है, जो जिस पे वो उसकी रुचि है वो उस पर अपना विकास करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो सर्वांगीण विकास होता है, हर तरीके का विकास करा जाता है स्कूल में। ठीक है, और फिर है विद्यालय एक ऐसा उपवन है जिसमें शिक्षक एक माली है। ये देखिए पहले भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। एक माली की भूमिका में विद्यार्थी रूप रंग बिरंगे पुष्पों को अपनी ज्ञान धारा से अभिसिंचन द्वारा इस प्रकार सुवासित करता है कि वे उपवन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण को निर्मल, पवित्र और जीवंत बनाने को पुनीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो माली क्या है, माली कौन यहाँ पे है, माली है शिक्षक। ठीक है, और पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प कौन हो जाएंगे, वो हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में भी, और ये वाला सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग लिख सकते हैं इस पर। ठीक, अब देखिए इस पे क्या है, विद्यालय स्कूल के कार्य, कौन कौन से कार्य हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्यालय के कार्यों का बेकर्स, थॉमसन्स और नैन्सी कैरी ने विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से वर्गीकरण किया है। तो विद्यालयों के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक कार्य और अनौपचारिक कार्य। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे हम लोग विद्यालय के औपचारिक कार्य को। तो इस पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा मानसिक योग्यताओं का विकास। ठीक है, जो मानसिक योग्यता है उनको विकास करना है। विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य बालक की मानसिक योग्यताओं का विकास करना है। बुद्धि हो गया, विवेक हो गया, विचार हो गया, विचार शक्ति है, समझने की योग्यताओं आदि को विकसित कर उनके प्रशिक्षण पर बल देना विद्यालय का कार्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो कौन सा हो जाएगा, मानसिक योग्यताओं का विकास करना। फिर सेकंड है संतुलित मस्तिष्क का विकास करना, निर्माण है ये। और इसमें क्या है, एक ऐसे संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना जो छात्र के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो, विद्यालय का कार्य है। ठीक है, फिर इसके बाद है संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आ जाता है कि जो भी संस्कृति के बच्चे आ रहे हैं वो अपने संस्कृति का संरक्षण करें। ठीक है, तो इस पे क्या है, विद्यालय में बालकों को इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन एवं साहित्य आदि विषयों के अध्ययन के माध्यम से उनकी संस्कृति से परिचित कराया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्थिक कुशलता। विद्यालय आर्थिक दृष्टि से बालकों को कुशल बनाने का कार्य भी संपन्न करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर वे उन्हें आजीविका निर्वाहन योग्य बनाने का कार्य करते हैं, जिससे भावी जीवन सुखमय बन सके। ठीक है, अब देखिए कोई भी बच्चा जाता है तो क्या है फ्यूचर के लिए ही जाता है, तो आर्थिक कुशलता क्या हो जाएगा, पैसे से रिलेटेड आ जाएगा यहाँ पे कि अपना इतना विकास कर ले खुद अपना बच्चा, मतलब कि स्कूल वाले करवाएं कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर है नागरिकता का विकास। विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि नागरिकता के गुणों का वह विकास अपने विद्यार्थियों में करे, जिससे कि आसपास का माहौल और अच्छे से वो रह सके। लड़ाई झगड़ा ना करे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। और फिर इसके बाद है चरित्र का विकास। तो विद्यालय में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां होती रहती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हम लोग क्या है, समाज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी और शैक्षिक गतिविधियाँ होती रहती है। तो इस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का इस पर क्या होता है कि वो खुल के बाहर आता है। कोई भी फंक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अंदर की जो रुचियाँ हैं वो बाहर आएंगी। ठीक है, फिर इनकी विविध जो क्रियाएँ हैं द्वारा बालक के चरित्र का विकास होता है। नैतिक और चारित्रिक विकास सामाजिक परिस्थितियों में भी संभव होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया है विद्यालय बालक को इसके योग्य अपेक्षित परिस्थितियां प्रदान करता है।
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, ये जितने 6 पॉइंट्स हैं आपके, तो देखिए हेडिंग तो आप लोग याद ही रखिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मानसिक योग्यताओं का विकास, ठीक है। फिर अंदर आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कैसे क्या लिखना है एक बार जब रीड कर लेंगे। और तो फिर है संतुलित मस्तिष्क का निर्माण, फिर है संस्कृति का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, फिर है आर्थिक कुशलता, नागरिकता का विकास और चरित्र का विकास, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। अभी हम लोगों ने औपचारिक कार्य को पढ़ा, अब पढ़ेंगे अनौपचारिक कार्य को। सबसे पहले है शारीरिक कार्य। विद्यालय का एक कार्य बालकों को शारीरिक विकास के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बनकर समाज के स्वस्थ और एवं सुखमय नागरिक बन सकें, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा, इस पे आप फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल से रिलेटेड कोई भी देखिएगा स्कूल में क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट होता है, ठीक है। सारे स्कूल में कोई ना कोई स्पोर्ट इसीलिए कराया जाता है कि जिससे कि वो स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें और शक्तिशाली बने। शक्तिशाली इन द सेंस आ जाएगा कि वो फिट रहें हमेशा, ठीक है। इसीलिए स्पोर्ट देखिएगा, कोई भी स्कूल हो, फिजिकल कोई भी आउटडोर वाले गेम्स होते हैं उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद है सामाजिक भावना का विकास। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, और इसमें दिया गया है विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है, ठीक। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, समाज विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। बालकों में सामाजिक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन से सहानुभूति और सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो सामाजिक भावना का विकास है, तो समाज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको हैं उससे विकास होगा पूरा। फिर इसके बाद दिया गया संवेगात्मक विकास, और इसमें दिया गया विद्यालय में अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है, जैसे संगीत हो गया, सम्मेलन, शैक्षिक यात्रा हो गई, वाद विवाद है, प्रतियोगिताएं, खेल हो गया, प्रदर्शनी हो गए आदि बच्चों के संवेगात्मक विकास में सहयोग देता है। विद्यालय के इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, संगीत हो गया, संगीत से भी आपके अंदर का जो भी विकास होगा कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं इस पर संगीत से हो गया, सम्मेलन, शैक्षिक यात्रा हो गई, वाद विवाद हो गया। जब आप किसी से वाद विवाद करेंगे तो उस पर क्या होगा कि आपके अंदर की कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उसके पॉइंट्स अच्छे होंगे, कुछ आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे, ठीक है। प्रतियोगिताएं, खेल हो गई, प्रदर्शनी हो गई, इससे सारी की क्या है, बच्चों के अंदर की भावनाएं बाहर आएंगी और वो अच्छे से सीख सकेगा। फिर इसके बाद दिया गया है सेकंड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा विद्यालय एवं समाज के संदर्भ को सविस्तार से बताइए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें हम लोग जानेंगे विद्यालय व समाज में संबंध। क्या है संबंध, तो रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और इस वाले चैप्टर से मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विद्यालय समाज के छात्र के चरित्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। विद्यालय में जो भी छात्र आते हैं वह अपने वर्तमान समाज का क्या है, प्रतिबिंब है, मिरर है वो, और इसीलिए विद्यालय में शिक्षक का कर्तव्य है कि वह छात्र को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें इस योग्य बनाए कि वह समाज का आदर्श उदाहरण पेश कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या है कि विद्यालय एक क्या है, समाज का क्या है, लघु रूप है, ठीक है, छोटा सा रूप है। इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ से क्या है, बच्चे अपना सीखते सिखाते हैं, जिससे कि वो एक आदर्श उदाहरण पेश कर सके, कि एक अच्छे नागरिक बन सके, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। फिर इसके बाद दिया गया है विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, जिससे उत्पादन में गुणात्मकता और परिणात्मक तक सुधार होते हैं, ठीक है। और इसमें दिया गया समाज का आर्थिक विकास होता है, विद्यालय व्यक्तियों में व्यवसायिक कुशलता का भी विकास करते हैं, जिससे वह अपनी आजीविका स्वयं से कमाने के योग बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देख ही चुके हम लोग। फिर इसके बाद है इन दोनों के बीच संबंध दो बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। अब कौन कौन से वो दो बिंदु हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है समाज का विद्यालय पर प्रभाव, समझ रहे हैं, समाज का क्या है, विद्यालय पर प्रभाव, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, विद्यालय का समाज पे प्रभाव, ठीक। तो अब देखते हैं इनको भी।
तो सबसे पहला जो है वो है समाज का विद्यालय पे प्रभाव, और इस पे पॉइंट दिया गया सबसे पहले सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस। और विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति से प्रभावित होते हैं जिसमें वह स्थित हैं। पूरे विद्यालय परिवेश में उन समाज की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। ठीक है। फिर सेकंड आता है राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल से इन्फ्लुएंस, और इसमें दिया गया समाज की राजनीतिक विचारधारा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन व प्रशासन को प्रभावित करती है। प्रजातांत्रिक समाज होने के कारण से भारतीय विद्यालय प्रजातांत्रिक नागरिकता व नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षित प्रदान करते हैं, और वहीं के अनुशासन, प्रशासन से व पाठ्यक्रम पर भी इनकी छाप दिखाई देती है। ठीक है। तो देखिए ये वाले पॉइंट आप तो पहले तो ये रट ही लीजिएगा। तो पहला वाला पॉइंट था सांस्कृतिक प्रभाव, सेकंड में आ जाएगा राजनीतिक प्रभाव, तीसरे में है आर्थिक प्रभाव, चौथे में हो जाएगा सामाजिक प्रभाव, और 4 है इस पर। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से पहले फिर से देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें संस्कृति के बारे में पूरा दिया गया है। फिर राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल आ जाएगा इस पर। फिर आर्थिक प्रभाव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगा, और फिर सामाजिक प्रभाव सोशल रिलेशन। ठीक है। अब देखिए आर्थिक प्रभाव को देखते हैं। यदि समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ के विद्यालय भी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। ठीक है। एक गांव का ले लीजिए स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल ले लीजिए या सिटी का स्कूल ले लीजिए, तो दोनों में आपको काफ़ी इस पर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक विकास है, और कृषि प्रधान देश में होने के कारण से यहाँ कृषि को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। स्पष्ट है कि समाज की आर्थिक स्थिति का विकास आर्थिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ के बच्चे जो सिटी के बच्चे होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे कैसे पढ़ाई करते हैं, और जो गांव के बच्चे होते हैं वो देखा होगा आप लोगों ने कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो दोनों का आप काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं कि रोल क्या है, कैसे क्या होगा। अच्छी सिटी के बच्चे मतलब कि अच्छे जो लोग होंगे जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं, और वो वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। बट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो खैर ये दूसरी बात हो गई। सेकंड में देखते हैं हम लोग सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, और इसमें दिया गया विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। ठीक है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम में इसी विषय सामग्री को स्थान दिया जाता है, और इसमें सहायक होती है कि भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सामाजिक रूढ़िवादी रूढ़ियों और अंधविश्वासों, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण से तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक विषय सामग्री को रखा गया है। भारत इन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण से विश्व में अपने अलग स्थान बनाए हुए है, और उन मूल्यों पर आधारित विषय सामग्री भी इसमें शामिल है। उपर्युक्त तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय समाज का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो याद रख लीजिएगा कि भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण से तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है, तो ये सोशल समस्याएं हैं सारी, तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पे क्या है, सहायक विषय सामग्री को रखा जाता है, जिससे कि ये बच्चे जो नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं बोलेंगे वो ये, बट ये समस्या को समझें और इसको अपने अपने ढंग से सॉल्व करें। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है विद्यालय का समाज पर प्रभाव। अभी हम लोगों ने पढ़ा समाज का विद्यालय पर प्रभाव, अब पढ़ेंगे विद्यालय का समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन सोसाइटी। तो इससे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। तो इस पे दिया गया है किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहे। ठीक है। तो यह कार्य विद्यालय ही करते हैं। विद्यालय बच्चों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से भी परिचित कराते हैं, जिससे वह कुछ नई बातें अपनी संस्कृति में जोड़कर उसका विकास कर सकें। ठीक है। जो काफ़ी कुछ आप लोगों को मिल जाता है स्कूल में
कि जिससे कि आप लोग अच्छी खासी चीज़ें सीख लेते हैं संस्कृति के बारे में कि कौन सी किस देश की संस्कृति है। अपने इंडिया में ही बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दिया जाता है क्वेश्चंस, पॉइंट है समाज का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस पर दिया गया है विभिन्न विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, जिससे उत्पादन में गुणात्मक व परिणात्मक सुधार होते हैं, समाज का आर्थिक विकास होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गुणात्मक व परिणात्मक विकास। फिर इस पर दिया गया है सामाजिक परिवर्तन, कौन से सोशल चेंजेस हैं वो देख लेंगे। इस पे दिया गया है समाज की प्रगति के लिए नवीन सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारना आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं, उनकी रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों को दूर करते हैं तथा उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाते हैं। इस प्रकार विद्यालय समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यहीं से सारा परिवर्तन होता है। जो पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत अलग से थोड़ा वो चेंजमेंट लाने की कोशिश करते हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो आप लोगों ने खुद ही देखा है कि गांव में क्या हाल है। अंधविश्वास काफ़ी फैला हुआ है और अभी भी है, हर जगह तो नहीं बट कहीं कहीं अभी भी है, ठीक है। फिर इसके बाद है सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस। तो विद्यालय समाज को शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं, जिससे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, ठीक है। तो पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इस पर जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो शिक्षा हो गया, उद्योग हो गया, चिकित्सा हो गया, प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो कब कराएंगे? जब पढ़ेंगे तभी तो कराएंगे। फिर इसके बाद है समाज की समस्याओं के समाधान में मदद करना। तो इस पर क्या है, विद्यालय विभिन्न विषयों को पाठ्य सामग्री व अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज को उनका समाधान करने में मदद मिलती है। भारत में विद्यालय समाज में फैली सांप्रदायिकता और प्रदूषण मूल्यों में आ रही गिरावट तथा बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। कौन कौन सी समाज की आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना है? वो है समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है। आदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय मदद करता है, ठीक। फिर इसके बाद दिए गए उपयुक्त तत्वों के आधार पर स्पष्ट है कि विद्यालय व समाज एक दूसरे के पूरक हैं व सहयोगी हैं। दूसरों का परस्पर सहयोग इन्हें शिक्षा की प्रभावशाली संस्था बनाने में मदद करता है। वर्तमान समय में इसका परस्पर संबंध अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करा है। सबसे पहला पॉइंट कि स्कूल या विद्यालय का अर्थ व परिभाषा बताते हुए उनके कार्यों को विवेचना कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। और फिर जो है सेकंड जो पॉइंट है वो है कि विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं एवं सहयोगी हैं, विस्तार से विवरण कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे क्वेश्चंस चैनल को। आगे भी ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।